नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। वीकली एक्सपायरी का दिन और भारतीय बाजारों में वैसे तो शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, लेकिन सेकेंड हाफ में करीब 1-1:15 बजे के आसपास बाजारों में हाई लेवल से एक ज़ोरदार सेलिंग आते हुए दिखाई पड़ी है। वो ज़ोरदार सेलिंग इस इंटेंसिटी की थी कि निफ्टी ने, जो कि अपना नया हाई आज बनाया था 15,800, वहाँ से एक गिरावट आते हुए दिखाई पड़ी और करीब 150-200 अंकों के आसपास एक गिरावट निफ्टी में। मिड कैप इंडेक्स 400 अंकों के आसपास ऊपरी साफ हुआ और बैंक निफ्टी में भी हाई लेवल से तेज़ करेक्शन आते हुए दिखाई पड़ी। ब्रॉडर इंडिसेस के अंदर आज बिकवाली रही और सभी इंडिसेस आज लाल निशान में लौटते हुए दिखाई पड़े। जहाँ पे शुरुआती कारोबार तो ठीक ठाक था, लेकिन सेकंड हाफ तक आते आते वहाँ पर तेज़ बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। थोड़ी बहुत बाइंग थी पावर स्पेस में, पैकेजिंग में, पीएसयू स्टॉक्स के अंदर, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी आज मीडिया स्पेस में, पीएसयू बैंक में, रियल्टी, ऑटो, मेटल, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहाँ पर आज तेज़ बिकवाली थी। फर्स्ट हाफ थोड़ा बेटर था, इसीलिए पावर ग्रिड, टाइटन, डीवी, सिप्ला अपने लाइफ हाई पे पहुंचे। इनफैक्ट पावर ग्रिड तो निफ्टी का टॉप गेनर बनकर भी बंद हुआ, लेकिन बाकी मेजरली मार्केट्स के अंदर आज सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा और जो सेल ऑफ था वो सेकंड हाफ के अंदर ज़्यादा एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ा। मेजर डैमेज जो था वो आपको मिड कैप में दिखेगा और वो डैमेज आपको वहाँ ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, जो कि हायर लेवल पर अच्छे खासे चल रहे थे और वहाँ से टूटते हुए शेयर दिखाई पड़े, तो उसकी वजह से मे भी शेयरों में बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। चलिए, हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं कुछ दर्शकों से भी। मैकडॉवल एंड आईजीएल, नितिन सिंह राजपूत साहब का सवाल है। सर, मैकडॉवल के केस में अगर आप ऐसे देखेंगे कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लिकर कंपनी डियाजियो की इंडियन सब्सिडरी मैकडॉवल है, तो आपको बेस्ट कंपनी दिखाई पड़ेगी। ऑब्वियसली देश की तो सबसे बड़ी लिकर कंपनी है और 70% के आसपास प्रीमियम ओन करती है मार्केट में, अपना दबदबा है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं इनके पास और अब कोई हैंगओवर भी नहीं है विजय माल्या का, तो उसका भी बड़ा बेनिफिट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हर तरफ से मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में लिस्टेड है, तो आप अकॉर्डिंगली से देखिए। आईजीएल के केस में भी ऑब्वियसली बात है, दिल्ली, एनसीआर, मेरठ एंड ऑल के जो एरियाज़ हैं, सोनीपत, पानीपत या नोएडा, इन एरियाज़ में दिल्ली आईजीएल ने अपनी एक्सपेंशन मजबूत किया है बहुत स्ट्रांगली। और अगर कल की एक खबर थी कि इन्होंने पहली कंपनी है जो देश में मोबाइल सीएनजी वैन शुरू कर दी, यानी कि आपको सीएनजी पंप पर भी नहीं जाना, घर पे ही या कहीं पर भी आपको सीएनजी प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस तरह की इनोवेशन कर रही है कंपनी, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं तो, शॉर्ट टर्म कहना मुश्किल है इन दोनों स्टॉक्स को लेकर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। टाटा पावर, एसबीआई कार्ड लॉन्ग टर्म। हेमंत साहब, टाटा पावर पे आज एक रिपोर्ट आई थी एक्सिस सिक्योरिटीज़ की, उन्होंने इसमें 170 रुपये के टारगेट दिए हैं। 12,376 मेगावाट के आसपास कंपनी की कैपेसिटी है और 8,890 करोड़ मेगावाट के आसपास कंपनी की थर्मल कैपेसिटी है। इनकी एनुअल रिपोर्ट के आंकड़े हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ। ह्यूज कंपनी, ह्यूज ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा रिन्यूएबल करके कंपनी है जो कि इनकी सब्सिडरी 100% ओन्ड, उसके आईपीओ की चर्चा रही है काफ़ी समय तक, लेकिन अभी तक कुछ कंपनी ने कंफर्मेशन नहीं दिया है। करीब 3500 करोड़ रुपए के एक आईपीओ की बातचीत हो रही है। टाटा पावर वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अभी के लिए तो आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं इसके अंदर। और एसबीआई में भी ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स जो हैं वो 680 के आसपास तक के भी आ रहे हैं। तो आप दोनों ही स्टॉक्स में अगर नज़रिया लंबी अवधि का रखते हैं तो आप ज़रूर बने रह सकते हैं। अच्छा, वसीम शेख, पेनेशिया बायोटेक। सर, पेनेशिया बायोटेक को लेकर कुछ नंबर तो ठीक नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। काफ़ी समय से स्टॉक लॉस मेकिंग है, रादर काफ़ी समय से कंपनी लॉस मेकिंग है। हाल फिलहाल में चर्चा में ज़रूर आया था और उसके बाद बहुत भागा भी था। उस भागने की वजह से बहुत लोग फंसे हो सकते हैं इसमें, लेकिन ऐसी तेज़ी इसमें शायद एग्जिट का मौका था। अब तक नंबर्स ऐसे सब्सटेंशियल नहीं है कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए कोई बाय किया जाए, इस लिहाज से आप इसको ज़रा ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा। आलोक जी, बजाज फाइनेंस लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्वियसली बहुत अच्छी कंपनी है। 5,000 रुपये के ऊपर आ गया है तो थोड़ा स्केप्टिकल हो गया बाज़ार, लेकिन नीचे मिलता जाए तो इस तरह का जो फॉल आज आया था मार्केट में, ये तो एक नी जर्क रिएक्शन था, बहुत कोई बड़ा फॉल नहीं था। ये तो बाजार ने झटका दिया था कम मामूली सा, और ऐसे झटके बाजार देता रहता है बीच बीच में।
6 दिन की लगातार तेज़ी के बाद एक झटका अगर आ भी गया तो वो बड़ी बात नहीं, इनफैक्ट 2-3 भी आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बजाज फाइनेंस का शेयर अगर आपको किसी फाइन डे ऐसी किसी झटकों में नीचे मिल जाए तो ऑब्वियस बात है आप ज़रूर उसे खरीद कर रखिए। 80-82% मार्केट शेयर ऑन करती है कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग का, बड़ा मार्केट शेयर है। आप खुद ही देखते हैं कहीं भी आप सामान लेने जाएंगे तो बजाज फाइनेंस आपके लिए खड़ा है। बिग बाज़ार के राशन से लेके शॉपर स्टॉक की शॉपिंग तक, कपड़ों तक की फाइनेंसिंग कर रहा है। तो इस तरह का अगर इनोवेशन है तो आप ज़रूर बने रहिए, बहुत बढ़िया कंपनी है। अदानी पावर, राकेश कुमार साहब, बहुत ही स्केप्टिकल सवाल है ये। पहली चीज़ 60,000 करोड़ रुपए की ये कंपनी बन गई है कारोबार के मद्देनज़र, और इकलौती कंपनी है जो कि पूरे अदानी ग्रुप में सबसे कम मार्केट कैप को ओन करती है। अदानी ग्रुप का फिनोमिनल गेन है, नंबर से वे बियॉन्ड चल रहे हैं, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। एक ग्रेविटी से आगे ही चल रहे हैं सबके सब स्टॉक। एक अदानी पोर्ट है जिसमें फिर भी ब्रोकरेज हाउस के टारगेट 1250-1400 के हैं, लेकिन बाकी किसी में ऐसे टारगेट्स नहीं दिख रहे। तो आप ध्यान से संभल के ट्रेड करिएगा। बहुत बड़ा मूव पिछले 5 दिन में दिया है, 60% के आसपास तेज़ी दिखा चुका है, और उसके बाद अब मुनाफा वसूली अगर हो रही है तो थोड़ी और जारी रह सकती है। लेकिन अंडरलाइंग अभी तक इसके बारे में कुछ बुरा नहीं है, और ये भी नहीं माना जा रहा कि शायद अभी से ही इसमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो अभी आप बने रह सकते हैं वैसे तो, लेकिन नई खरीदारी के लिए बचें जितना हद तक हो सकता है इस पूरे ग्रुप से। IRCTC को लेकर विकास साहब, कल नया हाई बनाया था इसने, 4% के आसपास चला भी था ये स्टॉक जब वो अनाउंसमेंट हो रही थी अनलॉक को लेकर। कुछ नई ट्रेन शुरू होती हैं तो इस कंपनी को फ़ायदा तो होगा ही। 3 प्रोमिनेंट बिजनेस हैं जिसमें टिकटिंग आता है, ट्रेन्स आती हैं जो ये प्राइवेट चलाते हैं, और साथ साथ वाटर केटरिंग आता है। तो ये 3 बिजनेस इनके शुरू हों, रेवेन्यू आना शुरू होगा, नंबर से उधरेंगे। हर चीज़ अच्छी है इस कंपनी के साथ, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। बस एक ही ओवरहैंग है कि स्टेक सेल ना करे गवर्नमेंट ऊपर के लेवल पे। कभी भी आप इसमें सुने कि OFS आ रहा है, कभी भी आप इसमें सुने कि स्टेक सेल आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखें। वो एक पार्ट इसके लिए नेगेटिव होगा कि जितना फ्लोट बाजार में आता जाएगा उतना शेयर का दाम नीचे आता जाएगा। तो ऐसा पहले भी हुआ है कोल इंडिया जैसे शेयरों के साथ, तो आप जरा थोड़ा ध्यान से संभल के ट्रेड करिएगा। सो फार सो गुड है, सो फार कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बने रहिए इसके अंदर। अच्छा, डाबर पे आलोक जी, कल हमारे साथ भसीन साहब जुड़े थे, उन्होंने इसमें खरीदारी की राय दी है। उनको लग रहा है तेज़ी, वैसे भी FMCG स्पेस थोड़ा डिफेंसिव, अगर बाजार ऐसी टूटता रहेगा तो डिफेंसिव होकर आगे आ जाएगा। आज सुबह IT तेज़ था, FMCG भी कुछ हद तक सपोर्टिव, बजाज कंज्यूमर है शेयर, तो आप बने रह सकते हैं। वैसे भी डाबर कंपनी में बुराई नहीं है, सच बहुत साल पुरानी कंपनी है। कभी इसके कंपनी के नाम के बारे में ही पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके नाम की भी। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट प्रोफाइल है, बहुत अच्छे मैनेजमेंट है बर्मन्स, लेकिन आप थोड़ा समय दे सकते हैं तो आप ज़रूर बने रहिए। नियर टर्म में कुछ भी कहना मुश्किल है। बर्गर किंग पे ऋतु मैम, 122 नीचे का लेवल है जिसको आप ध्यान में रखें। 122 से 128 तक इस रेंज में कहीं आए तो आप खरीदारी करें, और ऊपर के लेवल आपने 162 पे खरीदारी शायद की हुई है, आप बने रहिए, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉस मेकिंग है और लॉस कम हो रहे हैं। 2 क्वार्टर और चलता है और लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको बाजार अच्छी वैल्यू देगा। एक बार सालाना एनुअलाइज EPS आना बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टॉक के लिए। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप ज़रूर यहाँ पर बने रह सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कॉल लीजिए। लेकिन सो फार इस कंपनी में अब तक कोई दिक्कत नहीं। लॉकडाउन खुलने दीजिए, चीज़ें ईज आउट होने दीजिए, स्टोर चलने दीजिए। अभी सिर्फ डिलीवरी ऑन है, एक बारी बैठ के रेस्टोरेंट चलने शुरू हो जाएंगे तो कंपनी के नंबर्स भी ठीक हो जाएंगे। नंबर ठीक होंगे तो ऑब्वियसली बाजार तेज़ी देखेगा। फिलहाल आप बने रह सकते हैं इसके अंदर। प्रेमचंद्र सिंह, सवाल है CG पावर पर। सर, आज तेज़ बिकवाली रही CG पावर में, इनफैक्ट लोअर सर्किट भी छूकर आया एक समय पर। T2T कैटेगरी के अंदर इसको डाल दिया गया है आज ASM 4 में, जिसकी वजह से इसमें एक तेज़ बिकवाली रही। कुछ नेगेटिव न्यूज़ फ्लो भी थे कि जो अलॉटमेंट की बातचीत हो रही है स्टैंडर्ड चार्टर्ड को, उसको लेकर कुछ जांच हो सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं मार्केट में। लेकिन सो फार कंपनी के नंबर्स में कोई ऐसा फेरबदल नहीं दिखा। 11 तारीख परसों इसके नंबर आने हैं। इस क्वार्टर के नंबर ज़रूर देखिएगा। अगर एनुअलाइज्ड EPS बन गई, यानी कि पूरे साल में कंपनी प्रॉफिट देती है तब एक EPS बनती है, तो बाजार उसको वैल्यू देना शुरू करता है, ब्रोकरेज हाउसेस कवरेज देते हैं। अब तक इसके बारे में फंडामेंटल में तो कोई दिक्कत नहीं आई, कोई चेंज नहीं आया। बस यहाँ थोड़े बहुत न्यूज़ फ्लो ज़रूर आ रहे हैं, तो आप अगर समय दे सकते हैं तो ज़रूर बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं स्टॉक के साथ। गुडईयर, चंबल फर्टिलाइजर, D-Link। सर, गुडईयर मस्ट हैव है, बढ़िया कंपनी है, मल्टीनेशनल है, टायर स्पेस की अच्छी कंपनी, दिग्गज, डिविडेंड भी आपको अच्छा दिया होगा इस बारी, बने रहिए। D-Link कंपनी ठीक है लेकिन मोमेंटम पकड़ के चलती है, और अदर चंबल के साथ भी यही है। इनफैक्ट चंबल अगर तीसरा नाम है आपका, चंबल में तो आप जरूर बने रह सकते हैं। चंबल भी ठीक कंपनी है। फर्टिलाइजर स्पेस में कोरोमंडल और चंबल दोनों ही ठीक ठाक कंपनियां हैं।
और तीसरा नाम आपका डीलिंग है, तो डीलिंग में मोमेंटम बेस अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो ही आप बने रहिए। कोरोमंडल के केस, चंबल के केस में आपको नंबर्स को रिव्यू करना होगा हर 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर के बाद। वैसे कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन ये सीजनल प्ले होता है, मानसून अच्छा है तो चलता है, नहीं होता तो वीक हो जाता है। और प्रमोटर ने बहुत बाइंग भी की थी हाई लोअर लेवल पर, तो आप उनके लेवल्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए कहाँ पर बाय की थी और उसको अपने स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ताज जीवीके, गोपाल साहब, ताज जीवीके वैसे कंपनी ठीक है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। कई सारे ये टाटा और जीवीके जो हैदराबाद का ग्रुप है, उन दोनों के बीच का टाइप है सेलेक्टिव होटल्स को लेकर, जो कि हैदराबाद साइड के हैं, साउथ साइड के हैं। सारे होटल्स ताज के इसके अंडर में नहीं आते हैं, वो इंडियन होटल्स के अंदर आते हैं। ये इंडियन होटल की सब्सिडरी भी है। तो वैसे कंपनी ठीक है, लेकिन मोमेंटम प्ले है, ऑब्वियसली बात है। आप 1 साल के लिए तो ना देखें इसे, लेकिन हाँ ऐसे देख सकते हैं कोई भी तेज़ी आती है लॉकडाउन खुलने के बाद, टूर ट्रेवल दोबारा शुरू होंगे, ऑब्वियसली बात है वैक्सीनेशन बढ़ेगा, दिवाली दशहरा आगे चल के आएगा, फेस्टिव डिमांड्स आएंगी, या फिर छुट्टियां शुरू होंगी विंटर की, तो लोग ट्रैवल करेंगे। जब ट्रैवल करेंगे तो डिमांड भी बढ़ेगी। उस समय पर कुछ अगर तेज़ी मिलती है तो आप अच्छा रीजनेबल प्रॉफिट लेके निकल जाए, लेकिन बहुत समय के लिए इसको ना देखें। इंडियन होटल ज़्यादा प्रेफर्ड पिक रहेगी अगर स्पेस में जाना चाहते हैं तो। राघवेंद्र चौहान जी का सवाल है, GTEKT, रेलिगेयर, वेल्सपन। सर, GTEKT केस में मल्टीनेशनल कंपनी है, जापान का प्रमोटर है, सोया कोयो के पहले इस कंपनी का नाम होता था, बाद में उन्होंने बेच दिया उस जापानीज़ कंपनी को। ऑब्वियसली बात है कि मारुति इनका बिगेस्ट क्लाइंट है और मारुति ही जापानीज़ प्रमोटर है, तो ये भी वैसे ही होंगे। लेकिन कंपनी अच्छी है, कंपनी में बुराई नहीं है, शेयर थोड़ा कम चलता है क्योंकि नहीं चलता, अब क्या कह सकते हैं, लेकिन कंपनी अच्छी है, कंपनी में दिक्कत नहीं है। रेलिगेयर केस में बहुत चला हुआ शेयर है, ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की खबर के बाद आज टूटा ज़रूर, लेकिन खबर चला बहुत है। स्टॉक थोड़ी और तेज़ी पकड़ सकता है कि जिस तरह मूड माहौल से गुजर रहा है, ब्रोकरेज हाउसेस का नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, एंजल के नंबर खास तौर से अच्छे आए थे, तो थोड़ा मोमेंटम पकड़ सकता है। आप थोड़ा समय और दे सकते हैं, बहुत लंबी अवधि नहीं, लेकिन मीडियम टर्म के लिए देखिए। हाँ, ये तीसरी कंपनी वेल्सपन एंटरप्राइजेज को मैं ट्रैक नहीं करता, ये ऑफ लो वॉल्यूम स्टॉक है, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कह पाऊँगा, माफ़ी उसके लिए। इब्रार साहब, जस्ट डायल आप ऐड करना चाहते हैं इन लेवल्स पे। जस्ट डायल केस में सर खबर है कि ये बिक सकती है, ऐसी खबरें बाजार में आ रही हैं और पहले भी आई हैं कई बारी। थोड़ा अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं। आपको नीचे मिल जाए तो आप देख सकते हैं, लास्ट टाइम 540-600 रुपये की रेंज में कहीं आया था, तब बड़ी वैल्यू बन गई थी इसके अंदर, क्योंकि तब इसकी वैल्यू और इंडिया मार्ट की वैल्यू, क्योंकि इंडिया मार्ट का जो एक कारोबार है और जस्ट डायल का जेडी मार्ट जो एक कारोबार है, उसकी वैल्यू में बहुत अंतर नहीं था, तब बाजार ने इसको वैल्यू दी थी। लेकिन अभी तो बहुत खबरें हैं, बाजार ही बहुत तेज़ है, तो थोड़ा अवॉइड करें। नीचे मिले तो आप फिर से इसके ऊपर एक राय ले सकते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस, शशांक साहब, बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है। आपने खरीदारी किस भाव पे की है ये कहना मुश्किल है, लेकिन बड़ी तेज़ी दिखाने के बाद अब आप यहाँ पर एंटर करना चाह रहे हैं। लॉन्ग टर्म के टारगेट मानस ने मुझे 1250 रुपये दिए थे, शॉर्ट टर्म में तो सारे टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। PNB हाउसिंग के लिए सुट साहब बड़ी तेज़ी दिखाई है, 1000 रुपये शेयर पहुँच गया ऑलमोस्ट इतने कम समय में। आपको अच्छी तेज़ी दिख रही थी तो आप वहाँ पर निकल सकते थे। अब सर्किट टू सर्किट चला हुआ स्टॉक है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर भी सवाल उठा रहे हैं कंपनी की इस डील को लेकर। न्यूज़ फ्लो ऐसे ही है, वैसे कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन स्टॉक बहुत तेज़ बहुत जल्दी भागा है, तो थोड़ी घबराने वाली चीज़ है। बाकी तो उस कंपनी से कोई दिक्कत नहीं, आप बने रह सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। गेल के ऊपर प्रसाद साहब अभी कुछ कह नहीं सकते, नंबर्स आए हैं और नंबर्स के बाद ब्रोकरेज हाउसेस के व्यू क्या आते हैं। आज शाम को कॉन्फ्रेंस कॉल होगी इनकी, उसके बाद कुछ डिटेल्स आएंगी, ब्रोकरेज के टारगेट्स आएंगे, अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप कल सुबह CNBC आवाज़ पे ही देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए फिर भी कुछ भी कहना मुश्किल है गेल के नंबर्स को लेकर। बायोकॉन पे शेख साहब एक रिपोर्ट आई थी आज, शायद CLSA की थी, और वो 400 कुछ के टारगेट दे रहे थे। चलना भी शुरू हुआ है बायोकॉन रिसेंटली, लेकिन अंडर परफॉर्मर है, तो आउट परफॉर्मर हो सकता है। कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन अभी नहीं चल रहा था स्टॉक, बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ा ईज आउट होकर सबड्यूड रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा अगर समय आप दे सकते हैं तो ज़रूर बने रहिए। कंपनी बुरी नहीं है, टारगेट्स भी ऊपर के थे ब्रोकरेज हाउसेस के, लेकिन ऑब्वियसली बात है थोड़ा आपको टाइम ज़रूर देना पड़ेगा। और TTML निखिल साहब का एक सवाल है, सर बहुत सारी खबरें आ रही हैं, टाटा ग्रुप एक्सपैंड कर रहा है, पेपर में आपने पढ़ा भी होगा SMEs को लेके, लेकिन वो TTSL के थ्रू है, TTML के थ्रू नहीं है। टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड अलग कंपनी है और टाटा टेली महाराष्ट्र लिमिटेड अलग कंपनी है। TTML चल रहा है टाटा टेली सर्विसेज के बदले में,
थोड़ा ध्यान से संभल कर ट्रेड करिए, नंबर सब तक सपोर्टिव नहीं है। इंस्टेड टाटा कम्युनिकेशन ज़्यादा बेटर पिक है, अभी भी टाटा कम्युनिकेशन में बहुत स्टीम बाकी है, आप उसमें स्विच कर जाएं, ज़्यादा अच्छा आपको मुनाफा बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अच्छा, BHEL पर एक सवाल आया है लकी जी का। लकी साहब, BHEL में वैसे तो 110-120 के टारगेट बोले हुए हैं, ब्रोकरेज हाउसेस के नहीं हैं, जो जानकार हमारे साथ जुड़ते हैं उन्होंने टारगेट दिए थे, लेकिन मोमेंटम पकड़ा है इसने हाल में काफ़ी बड़ा, और असेट वैल्यू की वैल्यू है, नंबर्स अब तक आए नहीं है सच की सब्सटेंशियली सपोर्ट करें, तो मतलब मोमेंटम प्ले है। आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से मत सोचें, मीडियम टर्म के हिसाब से आपको मुनाफा ठीक ठाक मिलता रहे तो आप निकल जाएं, वो ज़्यादा बेहतर रणनीति होगी। चलिए, इसके अलावा कोकोयो कैमलिन, सचिन जी कंपनी, माफी गौरव जी, कोकोयो कैमलिन वैसे कंपनी बुरी नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी है, हम सब इसके कस्टमर रह चुके हैं समय समय पर, कैमलिन के प्रोडक्ट्स हमने सबने इस्तेमाल किए हैं। कंपनी पुरानी है, जापानीज़ प्रमोटर के एंटर करने के बाद कंपनी ठीक ठाक भी है, लेकिन अभी आप जिस थीम को मान के चल रहे हैं, स्कूल का रीओपनिंग या स्टेशनरीज़ की दोबारा डिमांड आना, हाँ ये ट्रिगर मीडियम टर्म के लिए तो कंपनी के लिए ठीक दिखाई पड़ेगा आपको। ये हुआ, एस चांद हुआ, एप्टेक हुआ, NIT लिमिटेड हुआ, इस तरह की कंपनीज में कुछ कुछ इम्पैक्ट आ सकता है, नवनीत पब्लिकेशन हुआ, लेकिन ये सब एक ही ट्रिगर है, स्कूल दोबारा रीओपनिंग होने का। अगर ये होता है तो ज़रूर इनमें मोमेंटम आएगा, लेकिन अदरवाइज कोकोयो कैमलिन फंडामेंटल में ख़राब कंपनी नहीं है, बट ग्रोथ उतनी कंसिस्टेंट नहीं है। जापानीज़ प्रमोटर आमतौर पे जापानीज़ स्टॉक्स में कभी मूव आता है, आप कोई भी पुरानी हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, बहुत ज़्यादा वहाँ पर चाल आते नहीं। होता माकी PPL हुआ, JT KT हुआ, मारुति हुआ, तो आप स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट देखेंगे, बहुत बड़े मूवमेंट की उम्मीद ना रखें, लेकिन हाँ एक अनलॉक के थीम पे जरूर मूवमेंटम इस पर पकड़ सकता है। अच्छा, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आज। टाटा स्टील, प्रिंस चौधरी साहब, टाटा स्टील सर दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। टाटा स्टील में टाटा स्टील BSL के साथ मर्जर 1:15 का रेशियो, यानी एक टाटा स्टील के बदले में टाटा स्टील BSL के 15 शेयर मिलेंगे। तो या तो टाटा स्टील BSL उस दाम पर हो जहां टाटा स्टील है, या टाटा स्टील उस दाम पर हो जहाँ टाटा स्टील BSL है, तो वहीं कहीं बीच में एवरेज आएगा इनका, तो उसको ही फॉलो कर रहे हैं दोनों। या तो मान लीजिए 1000 रुपये का टाटा स्टील है अगर, तो 1500 रुपये या 1500 रुपये का टाटा स्टील है अगर, तो 100 रुपये का टाटा स्टील BSL होना चाहिए। अगर ऐसी वैल्यू नहीं बैठ रही है तो बाजार उस मिसमैच को मैच करा रहा है। तो वैसे मेटल साइकिल थोड़ी ढीली बोली जा रही है, लेकिन ये ना भूलें कि टाटा स्टील बहुत बड़ी तेज़ी दिखा भी चुका है, तो थोड़ा ईज आउट हो भी रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़रूर अभी तो बने रह सकते हैं। ब्रोकर हाउसेस के व्यू तो यहाँ पर 1500, 1400, 1600 इस तरह के देखने को मिले थे। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने आज हमसे सवाल पूछे। आप कल हमारे साथ फिर इस समय पर ही जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए आप @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, वहाँ पे मौजूद रहूँगा। और कल एक्सपायरी है, ध्यान से संभल कर स्टॉप लॉस अपनी पोजीशंस को रखिएगा।